टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। 2005 से 2006 के दौरान नोएडा के निथारी गांव में एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं गायब होने लगे। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो कि सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत थी। एक ऐसा राज जो निथारी के छोटे से गांव में छुपा था, जहां छोटे मासूम बच्चे और औरतें गायब होने लगे और उनके परिवार सिर्फ उम्मीद में जीते रहे। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बंगला जो सिर्फ नजर आता था एक आम घर, लेकिन वहाँ की नालियों में छुपाई गए थे इंसानी हड्डियाँ और अंदर की ऐसी सच्चाई जो आपके रोम रोम हिला देगी। ये है निथारी के राज की कहानी, जहाँ ना इंसानियत थी ना दया, सिर्फ अंधेरा था। आज हम उसी अंधेरे का पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा कत्लेआम जो भारत की दरिंदगी का पहली बन गया। मेरा नाम है राशिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद बिन जमील। निथारी एक छोटा सा गांव है दिल्ली नोएडा में, जहां लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे, जैसे वॉचमैन, रिक्शा चलाने वाले, वर्कर तबके के लोग। साथ ही में वहां गांव के बॉर्डर पर रिच फैमिलीज के बंगलोज भी थे, सेक्टर 31 में। तो ये कहानी शुरू होती है 2005 में, जब एक के बाद एक निथारी गांव के छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां गायब होने लगी। पहले तो लोगों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं करा, लेकिन जब ज्यादा बच्चे गायब होने लगे तो पूरे गांव में जैसे डर का माहौल फैल गया। फरवरी 2005 में रिम्पा हलदर नाम की 14 साल की लड़की गायब हो गई। उसके माँ बाप पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन हर बार वो लोग निराश होकर घर लौट जाते थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्हें बस ये बोल दिया जाता था कि लड़की है, घर आ जाएगी, किसी के साथ भाग गई होगी। फिर एक महीने बाद कुछ लड़के गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। उनका बॉल नाली में जा गिरा। जब कुछ लड़के बॉल लेने नाली में झुके तो उन्होंने देखा नाली के अंदर एक प्लास्टिक बैग में एक हाथ निकला हुआ पड़ा था। जब गांव वालों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस वालों ने हाथ देखा और बताया कि ये कोई जानवर का हाथ लगता है, और केस को वहीं पे क्लोज कर दिया। उसी नाली के बगल में जिसका बंगलो था, उसका नाम है मोनिंदर सिंह पांडेर। पांडेर एक रिच बिजनेसमैन था जो अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ वहां रहता था। पांडेर के वाइफ और बच्चे चंडीगढ़ में रहते थे और वो यहाँ अकेले रहने आता था। वक्त बीतता गया और 2006 में पायल नाम की एक लड़की गायब हो गई। उसके फादर नंदलाल ने बताया कि उनकी बेटी लास्ट टाइम पांडेर के बंगलों में गई थी और जब से नहीं लौटी। पांडेर के नौकर सुरेंद्र कोहली ने भी कुछ मालूमात होने से इनकार कर दिया। नंदलाल ने बताया कि उसकी बेटी हालात के खराब चलते कॉल गर्ल का काम करती थी और लास्ट टाइम वो पांडेर के बंगलों में ही गई थी। नंदलाल ने बताया कि पायल चाहे जो भी काम करती हो, वो मेरी बेटी है, मुझे बस उसे ढूंढना है। एक महीने तक नंदलाल पुलिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फाइनली एसएसपी के आदेश पर पायल का केस रजिस्टर किया गया। पायल के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाले गए और लोकेशन ट्रैक की गई। उसको लास्ट कॉल सुरेंद्र कोहली ने ही किया था। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट तो किया, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पांडेर के पुलिस से बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उसने सुरेंद्र कोहली की बेल करवाई और उसे घर ले आया। थक हार कर नंदलाल ने 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत के कहने पर पुलिस वालों ने पायल की तलाश फिर से शुरू करी। तभी बंगलों के पीछे की नाली में उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में इंसानी हड्डियां मिली। Followed was the gruesome discovery of 40 bags with body parts and 16 heads, as everyone watched in disbelief. 29 दिसंबर 2006 को पांडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। उसने कहा कि उसने 9 लड़कियों, 2 लड़के और 5 महिलाओं का मर्डर किया है। मर्डर्स करने के बाद उसने डेड बॉडीज का रेप किया और बॉडीज के टुकड़े किए और कुछ बॉडी पार्ट्स को खाया भी है और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को बंगलों के पीछे वाली नाली में फेंक दिया था। ये सच इतना भयानक था कि देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए और जस्टिस की मांग करने लगे।
31 दिसंबर 2006 को पुलिस की लापरवाही के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। 11 जनवरी 2007 देश भर के लोगों का गुस्सा देखकर यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निथारी के भयानक जुर्म की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था इस राज के पीछे के असली मोटिव को समझना। जांच के दौरान नोएडा के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने इस कमेटी को एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि इतने सही तरीके से बॉडी काटने का काम एक आम इंसान नहीं कर सकता। ये काम किसी ट्रेंड आदमी का है जो बॉडी पार्ट्स जैसे हार्ट, किडनी और लीवर निकालने का एक्सपर्ट हो। कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि नोएडा में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है और पुलिस और सीबीआई ने इस केस को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। 13 फरवरी 2009 को सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को रिम्पा के रेप और मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई और फिर सितंबर 2009 में ट्रायल कोर्ट ने पांडेर और कोहली दोनों को मौत की सजा सुनाई, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पांडेर को बाइज्जत बरी कर दिया जबकि कोहली की मौत की सजा बरकरार रही। जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की फांसी की सजा को स्टे लगा दिया। फाइनली 2017 में सीबीआई कोर्ट ने कोहली और पांडेर को पिंकी सरकार के रेप और मर्डर के लिए फिर से दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। 16 अक्टूबर 2023 को जब इस खौफनाक जुर्म का खुलासा हुए 17 साल गुजर चुके थे, इलाहाबाद कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो सबके लिए एक झटका था। सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पांडेर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ फैसला सिर्फ कन्फेशन पे आधारित था और इसके अलावा कोई मजबूत सबूत नहीं दिया गया और ये भी कहा कि जांच में एक गरीब नौकर को बलि का बकरा बनाया गया है बिना किसी गहरी जांच किए हुए। इस फैसले ने निथारी गांव के बच्चों के परिवार को हिलाकर रख दिया था। माला और पैजामी एक चाकू में लिपटी इसके घर में जब मिली ना, जी डर गया कि हमारे बच्चे इसे न मार दे। आप ये बताइए जब कोई प्रूफ नहीं है तो 17-18 साल जेल में क्यों रखा उसको? जिनके बच्चे गए उनकी औलाद ला के दे दो, तेरे को फांसी न लगने की है। उनका ये फैसला इंसाफ से काफी दूर था। पप्पू लाल जिनकी 8 साल की बेटी का मर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बरसों तक लड़ते रहे। दुर्गा प्रसाद जिनकी 7 साल की बेटी का मर्डर हुआ था, उन्होंने कहा ये अदालत उन शैतानों को छोड़ सकती है पर एक बड़ी अदालत ऊपर भी है जहां खुदा उन्हें नहीं छोड़ेगा। निथारी के जुर्म ने पूरे देश को झटका दिया था और अब 17 साल बाद एक फैसले ने इंसाफ के सपने को धुंधला कर दिया है। पर यह कहानी अभी अधूरी है। परिवार अब भी इंतजार में है और ऊपर वाले की अदालत में उनको भरोसा है।